गर्मी में फ्रिज में सोने वाली देवरानी। शाम का समय है, बाहर सूरज की तपिश अभी भी महसूस हो रही है। घर के पुराने हॉल में सावित्री बैठी हैं और हाथ वाले पंखे को जोर जोर से झलते हुए अपनी बहू को आवाज दे रही हैं। रागिनी, ओ रागिनी बहू, जरा बाहर तो आना। रागिनी अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आती है। सावित्री उनसे कहती है, जरा सबसे पहले इस खटारा कूलर को बंद कर, इसकी आवाज सुनकर मेरा सिर फटा जा रहा है। पर क्यों माँ जी, इतनी गर्मी है, अगर कूलर बंद कर दिया तो हॉल भट्टी बन जाएगा। मैंने कहा ना इसे बंद कर, बस बंद कर दे। रागिनी धीरे से जाकर कूलर का स्विच बंद कर देती है। कमरे में अचानक उमस बढ़ जाती है। क्या फायदा है इस कूड़े के डिब्बे का? एक तो ये तेज हवा नहीं फेंकता, ऊपर से इतनी चिपचिपी और गर्म हवा देता है कि शरीर पर पसीना सूखता ही नहीं। लेकिन माँ जी, अगर ये कूलर भी नहीं चलेगा तो फिर तो घर में ज्यादा गर्मी हो जाएगी, हम बैठ भी नहीं पाएंगे। ये सब तो तेरे पति को सोचना चाहिए था ना रागिनी। घर का बड़ा बेटा है वो, उसे नहीं दिखता कि उसकी माँ गर्मी में कैसे तड़प रही है। कितनी बार कह चुकी हूँ कि कम से कम हॉल में एक एसी लगवा दे, लेकिन नहीं, उसके कान पर जू नहीं रेंगती। सावित्री गुस्से में अपना पंखा झलते हुए वहीं बैठी रहती हैं। शाम को प्रदीप और संदीप दोनों भाई कारखाने से घर वापस आते हैं। तब प्रदीप कहता है, रागिनी जरा पानी लाना, आज तो कारखाने में बहुत सारा काम था और मैं बुरी तरह से थक गया हूं। हाँ भाभी, आज तो सच में बहुत ज्यादा काम था, धूप ने भी बुरा हाल कर रखा था। अब रागिनी दोनों भाइयों को पानी लाकर देती है। पानी पीकर प्रदीप कहता है, अरे पानी इतना गर्म क्यों है? भला गर्म पानी से कैसे प्यास बुझेगी? क्या करूं जी, फ्रिज की गैस खत्म हो गई है, उसे भरवाना पड़ेगा। रागिनी, तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं कि घर का खर्च थोड़ा कंजूसी से और हिसाब से चलाओ, और तुम हो कि फ्रिज की गैस खत्म करके बैठी हो। मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। इसलिए तो कहता हूं कि फ्रिज को बार बार खोलकर बंद मत किया करो। तुम्हें पता है पैसा कितनी मुश्किल से आता है। अरे भैया, आप क्यों बेकार में गुस्सा कर रहे हैं? ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम चुप रहो संदीप, इसे आदत हो गई है पैसे उड़ाने की। भाभी आप परेशान मत होइए, भैया ने मुझे आज खर्च के लिए थोड़े से पैसे दिए थे, मैंने उन्हीं पैसों से गैस भरवा देता हूँ। ऐसा कहकर संदीप गैस भरने वाले को कॉल करता है। थोड़ी देर बाद गैस भरने वाला आता है और फ्रिज में गैस भरकर हॉल में आकर सभी से कहता है, देखिए मैंने गैस भर दिया है आपकी। फ्रिज पुरानी है, जिसको बार बार खोलना बंद करना नहीं है, तभी गैस ज्यादा तक चल पाएगी। ऐसा कहकर राजू चला जाता है। फ्रिज के बनने से रागिनी बहुत खुश होकर अब रागिनी किचन में चली जाती है और खाना बनाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो सभी को खाना परोसती है। खाना खाते हुए सावित्री कहती है, उफ, इतनी गर्मी में तो मुझसे एक निवाला भी नहीं निगला जा रहा, और ये पंखा भी सिर्फ गर्म हवा नीचे फेंक रहा है। माँ जी लीजिए, मैं फ्रिज से ठंडा पानी लेकर आई हूँ, थोड़ा पानी पी लीजिए तो खाना भी खाया जाएगा। सावित्री पानी का गिलास लेती हैं और एक लंबी घूंट भरती हैं और फिर कहती हैं, जब तुम्हारे पिताजी जिंदा थे ना, तो गर्मियों में हर दिन अलग अलग चीजें लाया करते थे। कभी आइसक्रीम, कभी आम पन्ना, कभी कुल्फी, तो कभी केसर वाला ठंडा दूध। अब तो प्रदीप बस दाल चावल सब्जी और सूखी रोटी ही खिलाता है। माँ, आप हमेशा ही मुझे हर बात पर टोकती रहती हो। अरे मैं घर चलाने की कोशिश करूं या आपकी फरमाइशें पूरी करूं? मैंने क्या गलत कहा? क्या तू एक एसी भी नहीं लगवा सकता अपनी बूढ़ी माँ के लिए? मुझे शांति से खाना खाने दो माँ, मैं अब और बहस नहीं कर सकता। बता दो मुझे, मैं खाना खाऊं या यहाँ से उठ जाऊं? अरे भैया क्यों गुस्सा कर रहे हो, जाने दो ना। माँ तुम भी अब चुप हो जाओ, खाना खा लो। सभी लोग चुपचाप खाना खाते हैं। खाना खत्म करके सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रागिनी भी किचन का सारा काम खत्म करती है, बर्तन धोती है और फिर थक कर अपने कमरे में जाती है। प्रदीप बिस्तर पर लेटा हुआ है। प्रदीप जी, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? मैं बहुत देर से सोच रही थी। कहो रागिनी, क्या बात है? देखिए, माँ जी की उम्र अब इतनी हो गई है कि उनसे ये गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। वो दिन भर बेचैन रहती है। तो मैं क्या करूं, सूरज को ठंडा कर दूं? नहीं, पर हमारे लिए ना सही तो कम से कम माँ जी की खातिर ही घर में एक एसी लगवा दीजिए, उन्हें बहुत राहत मिलेगी। रागिनी, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मेरा बजट इतना नहीं है, मैं एसी नहीं लगवा सकता। इसमें बजट कहाँ से आ गया प्रदीप जी? हमारी अपनी फैक्ट्री है, कारखाने से अच्छी खासी इनकम आती है, हम गरीब तो नहीं है। तुम्हें फैक्ट्री के हिसाब किताब के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे सब पता है। आप ये क्यों नहीं कहते कि आप हद से ज्यादा कंजूस है? आप कंजूसी की वजह से एसी नहीं लगवाना चाह रहे। अगर तुम मुझे कंजूस मानकर ही खुश हो जाओगी तो ठीक है, यही सही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो हमें पड़ता है जो इस गर्मी में चलते हैं। अरे मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह जल्दी निकलना है, मुझे और ज्यादा डिस्टर्ब मत करो। ऐसा कहकर प्रदीप करवट लेकर सो जाता है। रागिनी छत के पंखे की तरफ देखती रहती है जो बस नाम मात्र की हवा दे रहा है।
हे भगवान, कैसा पति मिला है मुझे जिससे मेरी कोई परवाह ही नहीं और ना ही अपनी माँ की तकलीफ दिखती है। हम इतनी गर्मी में हर पल परेशान होते हैं और ये इंसान एक एसी तक नहीं लगवा सकता। ऐसा सोचते हुए रागिनी सो जाती है। अगली सुबह सूरज अपनी पूरी ताकत के साथ चमक रहा था। प्रदीप और संदीप कारखाने जाने के लिए तैयार हैं। रागिनी टिफिन लेकर आती है और दोनों को टिफिन देते हुए कहती है, ये लीजिए अपना टिफिन, और संदीप तुम्हारा टिफिन भी तैयार है, आराम से ले जाना। ठीक है, चलो संदीप, देर हो रही है। तभी प्रदीप के फोन की घंटी बजती है। वो फोन उठाता है और, जी अभी तक नहीं मिले? देखिए आप फिक्र मत कीजिए, मैं वो पेपर जल्दी ही ढूंढ लूंगा, बस थोड़ा समय दीजिए। प्रदीप फोन काट देता है। तब रागिनी उससे कहती है, प्रदीप जी कौन सा पेपर, और आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? रागिनी तुम अपना काम करो, तुम्हें घर और किचन संभालना है, फैक्ट्री की बातों में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस पूछ रही थी। तुम्हें यह सब जानने की जरूरत नहीं है। चलो संदीप। रुकिए एक मिनट, मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी थी। अब क्या है, जल्दी बोलो। पंडित जी कल आए थे, वो हमारे संदीप के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बता रहे थे। लड़की बहुत अच्छे खानदान की है, अगर आप कहें तो हम चलकर लड़की देख लें। अरे हाँ ठीक है, कल संडे है, कल छुट्टी रहेगी, तभी चलते हैं। ऐसा कहकर प्रदीप और संदीप फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन सभी लोग तैयार होकर शालिनी को देखने के लिए उसके घर जाते हैं। शालिनी का घर बहुत आधुनिक और एयर कंडीशनड है। शालिनी को देखकर सावित्री कहती है, लड़की तो बहुत सुंदर है शोभा जी, आपकी बेटी तो सच में बहुत सुशील लग रही है। शुक्रिया सावित्री जी, शालिनी हमारी इकलौती बेटी है, हमने इसे बहुत लाड प्यार से पाला है। संदीप और शालिनी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। रिश्ता पक्का हो जाता है और शगुन की रस्म पूरी हो जाती है। उसके बाद में सभी चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद शालिनी अपनी माँ से कहती है, ओहो माँ, आपने हॉल का एसी इतनी कम पर क्यों चला रखा है? मुझे पसीना आ रहा है। बेटा यहाँ मेहमान बैठे हैं, सबको इतनी ठंडक की आदत नहीं होती जितनी तुझे है। ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, वहाँ तो मैं अपनी मर्जी से चला सकती हूँ। ऐसा कहकर शालिनी अपने कमरे में चली जाती है और एसी को फुल कर देती है और फिर टीवी ऑन करके देखने लगती है। थोड़ी देर बाद उसकी सहेली कंचन शालिनी के घर आती है और शोभा से कहती है, आंटी शालिनी कहाँ है? हाँ कंचन, वो अपने कमरे में है, जा मिल ले उसे। और हाँ, आज उसका रिश्ता पक्का हो गया है। कंचन शालिनी के कमरे में जाती है। कमरे के अंदर बर्फ जैसी ठंडक है। कंचन कहती है, बाप रे, तूने तो कमरे को शिमला बना रखा है। अरे कंचना बैठ, इस भयंकर गर्मी में जब तक फुल एसी ना हो ना, तब तक तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा सुन, मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, मार्केट चलेगी मेरे साथ? हाँ यार, घर बैठे बैठे मैं बोर हो रही थी, रुक मैं तैयार होकर आती हूँ। शालिनी तैयार होती है और फिर कंचन के साथ कमरे में बाहर आती है। शालिनी मेज से कार की चाबी उठाती है। तब शोभा कहती है, अरे बेटा, इतनी धूप में कहाँ जा रही हो? बस माँ आती हूँ मार्केट से। ऐसा कहकर शालिनी बाहर आकर कार में बैठती है। कंचन भी उसके बगल में बैठती है और तुरंत कार का एसी फुल कर देती है और कार चलाने लगती है। तब कंचन कहती है, यार शालिनी, तुझे तो 24 घंटे एसी में रहने की आदत है, तू इसके बिना एक पल नहीं रह सकती। सच में यार, एसी ही मेरी जान है। पर आंटी बता रही थी कि तेरी शादी तय हो गई है, अगर तेरे ससुराल वाले तुझे एसी में नहीं रखेंगे तब तो क्या करेगी? क्या बात कर रही है? अगर उन्होंने मुझे एसी में नहीं रखा तो मैं एक दिन भी वहां नहीं रुकूंगी, सीधा भागकर अपने वापस घर आ जाऊंगी। दोनों सहेलियां हंसने लगती हैं और मार्केट की तरफ निकल जाती हैं। कुछ दिनों बाद संदीप और शालिनी की शादी धूमधाम से संपन्न होती है। विदाई के बाद शालिनी अपने नए ससुराल पहुंचती है। गृह प्रवेश की रस्में पूरी होती हैं। फिर संदीप कहता है, चलो शालिनी, अब तुम अपने कमरे में चलकर आराम करो, तुम बहुत थक गई होगी। हाँ संदीप, सच में बहुत थकान हो गई है। अब शालिनी कमरे में आती है और चारों तरफ देखती है। कमरे में सिर्फ एक पुराना सा कूलर चल रहा है। शालिनी हैरान होकर संदीप से कहती है, संदीप यहाँ एसी कहाँ है? मुझे तो दिख नहीं रहा, रिमोट कहाँ रखा है? शालिनी, दरअसल हमारे कमरे में एसी नहीं है। क्या एसी नहीं है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर पता होता तो मैं अपने पापा से कहकर दहेज में एसी मंगवा लेती। देखो शालिनी, हमारे घर में एसी लगाना अलाउ नहीं है, ये नियम भैया ने बनाया है। नियम? पर क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि एसी चलाने से बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है और ये फिजूल खर्ची है। हे भगवान, तुम लोग इस भट्टी जैसे कमरे में सोते कैसे हो? मेरा तो दम घुट रहा है। परेशान मत हो, तुम वॉशरूम में जाकर कपड़े चेंज कर लो, थोड़े ढीले ढाले कपड़े पहनोगी तो हल्का लगेगा। अब शालिनी वॉशरूम में जाती है और कपड़े चेंज करके आती है और बिस्तर पर बैठती है। संदीप उसके पास बैठता है और कहता है, अरे पता है शालिनी, तुम आज कितनी सुंदर लग रही हो। प्लीज संदीप, ये सब बातें अभी मत करो, मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। शालिनी उठकर कमरे में इधर उधर टहलने लगती है। उसे पसीना आ रहा है। अरे बैठ जाओ, ऐसे टहलने से और गर्मी लगेगी।
नहीं, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, मैं कमरे से बाहर जा रही हूँ। मुझे किसी ऐसे कमरे में ले चलो जहाँ एसी लगा हो। शालिनी, इस घर के किसी भी कमरे में एसी नहीं लगा है, सब कमरों में कूलर ही चल रहे हैं। पर तुम्हारे कमरे का कूलर तो हवा भी नहीं दे रहा, ये सिर्फ चिप चिप कर रहा है और शोर मचा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अच्छा ठीक है, रुको, मैं कुछ देसी जुगाड़ करता हूँ, इससे तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। देसी जुगाड़? वो क्या होता है? अरे रागिनी, भाभी जब कभी बहुत ज्यादा गर्मी से परेशान होती हैं तो वो ऐसा ही करती हैं। ऐसा कहकर संदीप वॉशरूम में जाता है और 2 बड़े तौलिए गीले करके लेकर आता है। फिर वो तौलिया लाकर खिड़की पर टांग देता है और कहता है, देखो शालिनी, अब कूलर की हवा इन गीले तौलियों से टकरा कर आएगी तो कमरा ठंडा हो जाएगा। ये सुनकर शालिनी तौलिया की तरफ देखने लगती है। थोड़ी देर बाद सच में कमरे का तापमान थोड़ा गिर जाता है और ठंडी हवा आने लगती है। तब शालिनी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, कम से कम सांस तो ली जा रही है। देखा, अब चलो सो जाते हैं। दोनों सो जाते हैं, लेकिन रात के 2 बजे तौलिया सूख जाते हैं और कमरा फिर से भट्टी बन जाता है। शालिनी की आंख अचानक खुल जाती है और वो पसीने से भीगी हुई है। फिर वही गर्मी। संदीप तो कितनी गहरी नींद में सो रहा है, इसे कैसे फर्क नहीं पड़ता। शालिनी पूरी रात करवटें बदलती रहती है, उसे एक पल के लिए भी नींद नहीं आती। जब सुबह के 4 बजते हैं और बाहर का मौसम थोड़ा ठंडा होता है, तब जाकर उसकी आंख लगती है। सुबह हो चुकी है। शालिनी अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए तैयार होकर आती है और सावित्री के पैर छूती है। तब सावित्री उससे कहती है, जीती रहो बहू। शालिनी, जाओ और जाकर खाना बना लो, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम कुछ मीठा बनाना। जी माँ जी, आप बता दीजिए क्या क्या बनाना है। बहू, ज्यादा चीजें बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे जेठ ने कहा है कि बस 2-3 प्रकार की चीजें बनाना। जी ठीक है माँ जी, मैं बना लूंगी। ऐसा कहकर शालिनी किचन में जाती है। वहां गर्मी हॉल से भी ज्यादा है। वो सब्जियां काटना शुरू करती है और 2 मिनट में ही उसका बुरा हाल हो जाता है। हे भगवान, इतनी गर्मी है, मैं यहाँ कैसे टिकूंगी, मेरा तो दम निकला जा रहा है। तभी रागिनी किचन में आती है। वो शालिनी को परेशान देखकर कहती है, क्या हुआ शालिनी, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? दीदी, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, ये रसोई तो हॉल से भी ज्यादा गर्म है, मैं खाना कैसे बनाऊं? अच्छा तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। रागिनी एक स्प्रे बोतल उठाती है जिसमें पानी भरा है। वो किचन की दीवारों और फर्श पर पानी छिड़कने लगती है और कहती है, देखो शालिनी, पानी छिड़कने से यहाँ की उमस थोड़ी कम हो जाएगी और ठंडक महसूस होगी। अब तुम अपना काम कर लो। शुक्रिया दीदी, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। अब रागिनी वहां से चली जाती है। शालिनी सब्जी काटती है, पर जैसे ही वो गैस जलाती है, स्प्रे किए हुए पानी का असर खत्म हो जाता है। शालिनी अपने आप से कहती है, उफ, फिर से वही गर्मी, लेकिन मुझे खाना तो बनाना ही पड़ेगा। यही सोचकर शालिनी खाना बनाने लगती है। फिर वो हलवा बनाने के लिए फ्रिज से मक्खन निकालने लगती है। जैसे वो फ्रिज का दरवाजा खोलती है, अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे पर लगता है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने घर के एसी के सामने बैठी हूँ। शालिनी मक्खन निकालने के बजाय फ्रिज का दरवाजा पकड़े वहीं खड़ी रह जाती है ताकि उसे ठंडी हवा मिलती रहे। बस थोड़ी देर यहीं खड़ी रहती हूँ तो जान में जान आ जाएगी। तभी रागिनी अचानक दोबारा किचन में आ जाती है और शालिनी को फ्रिज खोलकर खड़े देखकर कहती है, शालिनी, ये क्या हो रहा है? तुमने फ्रिज क्यों खोल रखा है? ऐसे तो ये खराब हो जाएगा। अरे दीदी, वो मैं बस मक्खन निकाल रही थी। मक्खन निकालने में इतना टाइम नहीं लगता, फ्रिज का दरवाजा जल्दी बंद करो वरना प्रदीप जी देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। जी दीदी, बंद कर दिया। शालिनी बेमन से फ्रिज बंद करती है और खाना बनाना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद वो खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सभी को परोस देती है। सब लोग खाना खाते हैं और शालिनी के बनाए खाने की तारीफ करते हैं। बहू, खाना तो बहुत लाजवाब बना है। हाँ ठीक है, अच्छा बना है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। शालिनी हर दिन गर्मी से लड़ रही है। एक दिन वो नहाकर बाहर आती है और थोड़ी देर बाद फिर से उसे पसीना आने लगता है। ये देखकर सावित्री कहती है, बेटा 2 घंटे पहले ही तूने नहाया था और फिर नहा कर आ गई है। क्या करूं माँ जी, मुझे गर्मी ही इतनी लगती है, नहाने के 2 मिनट बाद ही फिर से पसीना आ जाता है। अच्छा चल, परेशान मत हो, आज हम दोनों बाजार चलते हैं। शाम का समय है, थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है, तुझे भी बाहर की ठंडी हवा खाने को मिल जाएगी। ठीक है माँ जी, चलते हैं। अब सावित्री और शालिनी दोनों बाजार पहुंचते हैं। सावित्री सब्जियां खरीदने लगती हैं। तभी भीड़ में शालिनी को अपनी पुरानी सहेली कंचन दिखती है। शालिनी कंचन को आवाज देती है। कंचन शालिनी के पास आती है और कहती है, अरे शालिनी, तू यहाँ कैसी है यार? कंचन, मैं ठीक हूँ, तू बता, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो यहाँ पास में ही टेलर के पास आई थी कपड़े सिलवाने। शालिनी बेटा, तुम दोनों सहेलियां आपस में बात कर लो, तब तक मैं वहाँ से सब्जियां ले लेती हूँ। जी माँ जी। ऐसा कहकर सावित्री सब्जियां खरीदने लगती है। तभी कंचन शालिनी से कहती है, यार शालिनी, इतनी भयंकर गर्मी है, लेकिन तेरे तो मजे होंगे। मुझे तो पता है तेरे ससुराल में हर कोने में एसी लगा होगा और तू मस्त शिमला के मजे ले रही होगी। नहीं यार कंचन, मेरे ससुराल में एक भी एसी नहीं है। यहाँ तक कि कूलर भी इतने पुराने हैं कि चलने पर सिर्फ शोर मचाते हैं।
क्या तू सच कह रही है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तू तो एसी के बिना रह ही नहीं सकती थी। हाँ यार सच कह रही हूँ, यहाँ तो गर्मी से मेरा बहुत बुरा हाल है। तभी सावित्री सब्जियां लेकर वापस आ जाती है और कहती है, चले बेटा शालिनी, बहुत देर हो गई है, घर चले। ठीक है कंचन, फिर कभी मिलती हूँ। ऐसा कहकर शालिनी सावित्री के साथ घर वापस आ जाती है। घर पहुंचते ही रागिनी उनसे कहती है, आ गए आप लोग? बाजार में बहुत भीड़ थी क्या? हाँ दीदी, लाओ मैं सब्जियां फ्रिज में रख देती हूँ। नहीं नहीं दीदी, मैं खुद रख देती हूँ। ऐसा कहकर शालिनी रसोई में जाती है और फ्रिज का दरवाजा खोलकर धीरे धीरे सब्जियां रखने लगती है ताकि वो ज्यादा देर तक वहां खड़ी रह सके। थोड़ी देर बाद रागिनी किचन में आती है और ये देखकर कहती है, शालिनी इतना टाइम क्यों लगा रही हो? जल्दी जल्दी सब्जी अंदर रखो और दरवाजा बंद करो। हाँ हाँ दीदी, बस हो ही गया है। रागिनी के जाने के बाद शालिनी गहरी सांस लेती है और अपने आप से कहती है, अब इन लोगों को कौन बताएगा कि मेरी एसी में रहने की आदत है और ये फ्रिज ही मेरा इकलौता सहारा है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन रात का समय है और कमरे में उमस इतनी है कि दीवारें तप रही हैं। शालिनी बिस्तर पर लेटी बार बार करवटें बदल रही है। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ है। वो सोए हुए संदीप को तिरछी निगाहों से देखकर गुस्से भरे अंदाज में जगाते हुए कहती है, संदीप उठो ना, देखो कितनी गर्मी है, पंखा तो जैसे आग उगल रहा है। अरे सो जाओ शालिनी, अभी तो खिड़की पर गीला तौलिया टांगा था, कुछ तो फर्क पड़ा होगा। कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो तौलिया 10 मिनट में सूख गया। संदीप, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्यों ना हम अपने कमरे में एसी लगवा लें? क्या शालिनी, तुम्हें पता है ना घर के नियम? भैया कभी नहीं मानेंगे, यहाँ एसी अलाउ ही नहीं है। तुम कम से कम एक बार भैया से बात तो करके देखो, कह देना कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। प्लीज संदीप, मेरे लिए इतना तो करो। ठीक है, तुम इतना जिद कर रही हो तो मैं कल भैया से बात करूंगा, अब सो जाओ। ऐसा कहकर संदीप सो जाता है। अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर पूरा परिवार इकट्ठा है। रागिनी सबको पराठे परोस रही है, प्रदीप अखबार पढ़ने में मगन है। तभी संदीप कहता है, भैया आज अखबार में लिखा है कि पारा कल से और बढ़ेगा। आजकल कितनी ज्यादा गर्मी बढ़ गई है ना। गर्मी का मौसम है तो गर्मी बढ़ेगी, इसमें क्या नया है। भैया मैं सोच रहा था कि शालिनी को गर्मी की आदत नहीं है, अगर आप कहें तो हम एक सेकंड हैंड एसी अपने कमरे में लगा लें। तुम लोगों को समझ में नहीं आती, बस खर्चे बढ़ाने का बहाना चाहिए। मैं पहले ही काम और पैसों को लेकर परेशान हूं और तुम्हें एसी की सूझ रही है। हाँ जी, संदीप सही कह रहा है, हमारा तो ठीक था, हम बरसों से ऐसे रह रहे हैं, पर देवरानी जी को गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। सब सीख जाएगी, जीवन में बहुत कुछ बर्दाश्त करना सीखना पड़ता है। कोई जरूरत नहीं है एसी वेसी लगाने की, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, फालतू की बहस मत करो अब। ऐसा कहकर प्रदीप गुस्से में अपना टिफिन उठाता है और कारखाने के लिए निकल जाता है। शालिनी अपने कमरे में आकर रोने लगती है और मनी मन सोचती है, इन लोगों का तो दिमाग खराब है, पता नहीं मुझे इस गर्मी में मार ही डालेंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दोपहर रागिनी पानी पीने के लिए रसोई में आती है तो देखती है कि शालिनी फ्रिज के सामने चादर बिछाकर लेटी है। यह देखकर रागिनी गुस्सा होते हुए कहती है, ये क्या है शालिनी, तुम फ्रिज खोलकर यहाँ क्यों सोई? वो भाभी बहुत गर्मी लग रही है इसलिए। रागिनी सबसे पहले फ्रिज बंद करती है और फिर शालिनी को दया भरी नजरों से देखकर कहती है, शालिनी तुम बहुत बेचैन लग रही हो, चलो आज मैं तुम्हें पड़ोस में अपनी एक सहेली के घर ले चलती हूँ, तुम्हें वहां जाकर थोड़ा अच्छा लगेगा। ऐसा कहकर रागिनी शालिनी को साथ लेकर पड़ोस के घर पहुंचती है। जैसे ही वो घर के हॉल में कदम रखते हैं, शालिनी की आंखें चमक उठती हैं। वहां हॉल में बड़ा सा एसी चल रहा है। वाह दीदी, यहाँ तो इतना अच्छा लग रहा है, ऐसी ठंडक, ऐसा लग रहा है जैसे शादी के पहले के दिन लौट आए हो। तभी रागिनी की सहेली आती है और उन्हें बिठाती है। फिर वो किचन में आम पन्ना बनाकर लाती है और दोनों को देते हुए कहती है, लो रागिनी, तुम दोनों के लिए ये आम पन्ना। दोनों आम पन्ना लेती हैं और पीने लगती हैं। फिर शालिनी कहती है, सच में मुझे तो एसी के बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता। मेरे मायके में तो 24 घंटे फुल ऑन एसी चलता था। वैसे तुम किश्तों पर एसी क्यों नहीं ले लेती? मेरी पहचान की एक दुकान है, वो कम किश्तों पर एसी दे देगा। सच में मैं आज ही घर पर बात करूंगी। थोड़ी देर बाद रागिनी और शालिनी घर आ जाती हैं। शाम को जब सब हॉल में बैठे होते हैं तो शालिनी हिम्मत जुटाकर प्रदीप से कहती है, भैया आज हम पड़ोसन के घर गए थे, वो कह रही थी कि एक दुकान है जो बहुत कम किश्तों पर पुराने एसी दे रहे हैं, अगर हम वो ले ले तो हमें गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाएगी। हाँ बेटा प्रदीप, बहुत सही कह रही है, ले ले एक एसी, आखिर कब तक सब जलते रहेंगे। माँ, मैंने एक बार कह दिया ना कि एसी का बिल बहुत आता है, ना हम एसी लगवा सकते हैं और ना ही हम उसका बिल भर सकते हैं। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, मुझे बार बार टोकना बंद करो। तभी प्रदीप के फोन पर एक कॉल आता है और वो बात करने लगता है। हाँ बोलिए वकील साहब। हाँ आप चिंता मत कीजिए, वो कागजात मिल जाएंगे, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। प्रदीप बात करके फोन करता है। तब सावित्री कहती है, बेटा कौन से कागजात, क्या हुआ है? कुछ नहीं माँ, कारखाने के माल के कुछ कागजात हैं। आप मेरी बातों पर क्यों ध्यान देती हैं? मेरी बात तो कस्टमर से चलती ही रहती है।
हाँ भैया, ये बात तो सही है। फैक्ट्री तो आपने ही संभाल रखी है, आप बेहतर जानते होंगे, इसीलिए मैं कभी आपसे कोई सवाल ही नहीं करता। ये संदीप भी अजीब है, सवाल न करने को अच्छा समझते हैं और इसी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो रही है। आज तो मैं इनको अच्छे से बताती हूँ। रात को कमरे में शालिनी संदीप पर बरस पड़ती है। संदीप, तुम्हारा भाई घर का सारा फैसला लेता है और तुम कुछ नहीं बोलते। वो तो जैसे सब कुछ हड़प करना चाहते हो। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि वो तुम्हें दबा रहे हैं? शालिनी, तुम नहीं जानती कि भैया इतने कठोर क्यों लग रहे हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जब पिताजी दुनिया से चले गए थे तो भैया ही मेरे लिए पिता बने थे। उन्होंने ही सब कुछ संभाला है। तो क्या वो हमें गर्मी में मार देंगे? मैं बस अपने भाई को राम समझकर उनकी सेवा करना चाहता हूँ। वो जो करते हैं उसमें कोई ना कोई बड़ी वजह होगी। मेरी तुमसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस घर में मेरा साथ दो। संदीप की आंखों में आंसू देखकर शालिनी कहती है, ठीक है संदीप, आप परेशान मत होइए। मैं आपकी पत्नी हूँ और आपका साथ देना मेरा फर्ज है। मैं अब शिकायत नहीं करूंगी। अगले दिन रसोई में शालिनी फिर से फ्रिज का सहारा लेती है। वो मिर्च निकालने के बहाने फ्रिज खोलकर वहीं खड़ी हो जाती है। हाँ, कितना ठंडा है, मन करता है यहीं खड़ी रहूं। तभी रागिनी किचन में आती है और शालिनी को इस तरह फ्रिज के सामने खड़ा हुआ देखकर गुस्से से कहती है, हे भगवान शालिनी, तुम फ्रिज खोलकर फिर से खड़ी हो। अगर फ्रिज खराब हो गया तो तुम्हारे जेठ जी पूरे घर को सिर पर उठा लेंगे। अरे दीदी, मैं तो बस हरी मिर्ची ढूंढ रही थी, मिल ही नहीं रही थी। मिर्च जो सामने रखी है, जल्दी बंद करो इसे। अब शालिनी फ्रिज बंद कर देती है और खाना बनाने लगती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। शालिनी किसी न किसी बहाने पूरे दिन फ्रिज खोलती रहती, कभी पानी भरने के बहाने, कभी सब्जी रखने के बहाने। रागिनी बार बार उसे टोकती। ऐसे ही एक दिन शाम को रागिनी रसोई में आती है तो देखती है कि शालिनी फ्रिज के अंदर घुसकर सोई हुई है। ये देखकर रागिनी चिल्लाते हुए कहती है, शालिनी, ये क्या कर रही हो? फ्रिज से बाहर निकलो। नहीं दीदी, मैं नहीं निकलूंगी। मैंने सोच लिया है कि मैं यहीं सोऊंगी। वैसे भी मुझे बहुत गर्मी लगती है। शालिनी, बाहर निकलो। तुम इस तरह फ्रिज में नहीं सो सकती, फ्रिज खराब हो जाएगा। ऐसा कहकर रागिनी शालिनी को पैर पकड़कर खींचने लगती है। शालिनी चिल्लाती और अचानक रागिनी की नींद खुल जाती है। वो देखती है कि वो प्रदीप का हाथ जोर से खींच रही है। अरे क्या हुआ रागिनी, किसको निकाल रही हो? तुम मुझे घर से निकाल रही हो क्या? नहीं नहीं, वो तो सपना देख रही थी मैं। माफ करना संदीप। अरे सो जाओ, पागल हो गई हो तुम गर्मी में। अब रागिनी सो जाती है। अगले दिन रागिनी बालकनी में कपड़े सुखा रही होती है। वो देखती है कि सामने की बालकनी में पड़ोसन बड़े मजे से ठंडा आम का जूस पी रही हैं। ये देखकर रागिनी कहती है, बेचारी शालिनी कितना परेशान रहती है, क्यों ना मैं भी उसे आज आम का जूस पिलाऊं। वो ऐसा सोच ही रही थी कि तभी सामने से एक आम वाला निकलता है। रागिनी नीचे जाती है और आम वाले से एक पाव आम खरीदने लगती है। पड़ोस की दो औरतें ये सब देख रही होती हैं और आपस में कानाफूसी करने लगती हैं। देखा कितने कंजूस लोग हैं, इतना बड़ा कारखाना है और पाव भर आम ले रही है। सुना है नई बहू तो बहुत अमीर घर की है, बेचारी का तो बुरा हाल हो गया होगा पुराने कूलर में। रागिनी चुपचाप आम लेकर अपने घर आती है। वो सोचती है कि बर्फ निकालकर ठंडा जूस बनाएगी। जैसे वो फ्रिज खोलती है उसे एक अजीब सी गंध आती है। हे भगवान, ये फ्रिज क्यों नहीं चल रहा? ये तो गर्म हो गया है, फ्रिज खराब हो गया। अब पक्का प्रदीप जी मुझे गुस्सा करेंगे। शाम को जब सब हॉल में बैठे होते हैं, रागिनी कांपते स्वर में प्रदीप को बताती है, सुनिए जी, वो फ्रिज खराब हो गया है, उसे बनवाना बहुत जरूरी है, वरना सारा सामान खराब हो जाएगा। क्या तुम लोगों को खर्चे बढ़ाने के सिवा कुछ और समझ में नहीं आता है? अब फ्रिज भी बिगाड़ दिया, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? बस कर प्रदीप, तू हर बात पर चिल्लाता क्यों रहता है? इतनी भी कंजूसी किस काम की है? चुपचाप कल फ्रिज बनवा लेना। बहुत हो गया, मेरे बहू को डांटना बंद कर। माँ रिलैक्स, मैं नहीं डांट रहा। आप प्लीज परेशान मत हो। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं कल ही ठीक करवा दूंगा। दीदी, जेठ जी माँ जी से कितना प्यार करते हैं ना। माँ जी के एक बार कहने पर चुप हो गए। हाँ, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वो उनका बहुत ख्याल रखते हैं। अगले दिन कारखाने से दो लड़के आते हैं और फ्रिज को रिक्शे पर लाद कर ले जाते हैं। हे भगवान, थोड़ी सी ठंडक की जगह थी फ्रिज, अब तो वो भी चली गई। अब तो सिर्फ भट्टी ही बची है। शाम को जब शालिनी किचन साफ करने जाती है तो देखती है कि जहाँ फ्रिज रखा था वहाँ नीचे बहुत गंदगी और चींटियां हैं। चलो, जब तक फ्रिज नहीं है मैं इस जगह को अच्छे से रगड़ कर साफ कर देती हूँ। ये सोचकर वो फ्रिज की जगह पर पानी डालती है और पोछे से जमीन को रगड़ने लगती है। अचानक फर्श का एक छोटा सा लकड़ी का हिस्सा थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ये क्या है? क्या यहाँ नीचे कुछ छुपाया है? वो उस छोटे से गुप्त दरवाजे को खोलती है। उसे उम्मीद थी कि वहां सोना चांदी होगा, पर वहां सिर्फ कुछ पुराने पीले पड़े कागज रखे थे। ये कागजात, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? उस समय घर पर कोई नहीं था। शालिनी उन कागजों को पोंछती है और अपनी अलमारी में ले जाकर रख देती है। वो इस बारे में किसी को बताना भूल जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और फ्रिज ठीक होकर वापस अपनी जगह पर आ जाती है। शालिनी फ्रिज को देखकर राहत की सांस लेती है। तभी रागिनी वहां आती है और कहती है,
शालिनी, अब फ्रिज को खराब मत करना, वरना तुम्हारे जेठ के गुस्से से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जी दीदी, अब मैं ध्यान रखूंगी। वो दोनों बात कर ही रही होती हैं कि तभी हॉल से प्रदीप की आवाज आती है। सभी लोग दौड़कर हॉल में आते हैं। तब प्रदीप सभी से कहता है, रागिनी, संदीप, माँ, मुझे आप सबसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है बेटा, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? माँ, हमें यह घर खाली करना पड़ेगा। हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। क्या घर खाली करना पड़ेगा? पर बेटा क्यों? ये हमारा घर तो है, तेरे पिताजी की निशानी है। माँ, घर और फैक्ट्री दोनों ही खाली करने पड़ेंगे। हे भगवान, ऐसा कैसे हो गया? हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। प्रदीप, तूने हमेशा अपनी मर्जी चलाई। जब से तेरे पिताजी गए तूने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। ना हमें अच्छा खिलाया, ना अच्छा पहनाया, इतनी कंजूसी की, और आज तूने पक्का ये घर भी बेच दिया होगा। आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज आपने हमसे हर सुख छीना और अब सिर से छत भी छीन रहे हैं। कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं आप हमसे? भाभी, माँ, आप लोग चुप हो जाइए। आपको नहीं पता कि भैया किस मुसीबत में है। भैया ने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया। तो बता क्यों नहीं रहा कि क्या बात है? माँ, आप सबको पता है कि पिताजी और चाचा जी का साझी का व्यापार था, लेकिन चाचा जी ने धोखाधड़ी की और सब कुछ अपने नाम करवा लिया। पिताजी इसी सदमे में दुनिया से चले गए। हाँ माँ, वकील साहब ने बताया था कि पिताजी को चाचा के इरादों का पता चल गया था। उन्होंने असली पेपर कहीं गुप्त जगह छुपा दिए थे। वो मुझे जगह बताने वाले थे पर बता नहीं पाए। इसीलिए भैया वकील के चक्कर लगा रहे थे और पैसे बचा रहे थे ताकि हम कानूनी लड़ाई लड़ सके। पर वो पेपर नहीं मिले, इसलिए आज चाचा जी ने हमें बाहर निकालने का ऑर्डर दे दिया है। तो आप इसलिए इतनी कंजूसी कर रहे थे? पेपर? क्या वो पीले रंग के पुराने कागज है? तो मैं कैसे पता शालिनी? अब फ्रिज ठीक होने गया था, तब सफाई करते वक्त मुझे फर्श के नीचे से कुछ कागज मिले थे। रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। शालिनी दौड़कर अपने कमरे में जाती है और अलमारी से वो कागजात लेकर आती है और प्रदीप को वो दे देती है। प्रदीप कांपते हाथों से उन्हें पढ़ता है और खुश होते हुए कहता है, अरे ये तो वही असली कागजात है। इसमें साफ लिखा है कि फैक्ट्री और घर सिर्फ पिताजी के नाम है, चाचा जी का कोई हक नहीं है। भैया, हमारी तो किस्मत बदल गई। अब हमें कोई घर से नहीं निकाल सकता। और अब तो पूरे घर में एसी लगेगा ना भैया, और इन पुराने कूलर को हम कबाड़ में फेंक देंगे, है ना भैया? हाँ शालिनी, अब सब कुछ बदल जाएगा। मैं कंजूस नहीं था, बस मजबूर था। हाँ, अब शालिनी को फ्रिज खोल के सोना नहीं पड़ेगा। सभी बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर बैल बजती है। चाचा जी अपने कुछ गुंडों के साथ वहां आते हैं। क्यों भतीजे, पैकिंग हो गई? चलो जल्दी घर खाली करो। मैं तो आज तक तुम लोगों को थोड़ा बहुत पैसा दे दिया करता था, पर अब वो भी बंद। चाचा जी, घर खाली मैं नहीं बल्कि आप करेंगे। और 1 मिनट रुकिए। प्रदीप फोन निकालता है और इंस्पेक्टर को फोन लगाता है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप जल्दी आ जाइए, अपराधी यहाँ मौजूद है। पुलिस? तुमने पुलिस को क्यों बुलाया? अरे थोड़ी देर में पता चल जाएगा। रागिनी, जरा चाचा जी को आखिरी बार चाय तो पिला दो। पता नहीं पुलिस टेस्ट में उनको चाय मिलेगी भी या नहीं। थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंचती है। प्रदीप उन्हें असली कागजात दिखाता है। पुलिस चाचा जी को जालसाजी के जुर्म में पकड़ लेती है। चाचा जी के जाने के बाद घर में खुशियों का माहौल छा जाता है। बेटा प्रदीप, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे ना जाने क्या क्या कह दिया। अरे कोई बात नहीं माँ, अब हम सब सुकून से रहेंगे। आप? प्रदीप सारे घर में एसी लगवा देता है और सभी लोग एसी और कूलर में चैन से रहने लगते हैं। एक दिन कंचन अपनी सहेली शालिनी से मिलने आती है और उसके घर में घुसते ही वो कहती है, यार तू तो बिल्कुल नहीं सुधरी। कल भी शिमला में रह रही थी और आज भी शिमला में रह रही है। ये सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं और अब सभी एसी में आराम से खुशी खुशी रहते हैं।